एक बार की बात है, सरकार की तरफ से कुछ लोग गांव में कसरत करने के लिए कुछ मशीनें लगाने आते हैं। वे लोग एक खाली पड़ी जगह की तलाश में होते हैं। तभी उन्हें एक खाली पड़ी जगह दिखाई देती है। ये जगह सही लगती है। एक काम करो, इन मशीनों को यहीं लगा दो। फिर जैसे ही वे लोग मशीनें लगाने लगते हैं, वहाँ एक पागल आता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। ए चलो चलो भागो, यहाँ से चलो, नहीं तो एक पत्थर मारूंगा। ए पागल, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, तुम नहीं जानते जिस जगह पर तुम ये मशीन लगा रहे हो, ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ वो रहती है, ये जगह उसकी है, ये जगह उसकी है। कौन रहती है? हैं? अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं देता? ये जगह खाली पड़ी है और हम सरकार की तरफ से हैं। हम जहाँ चाहे वहाँ इन मशीनों को लगाएंगे। चल भाग यहाँ से। फिर इतनी भीड़ देखकर वहाँ कुछ गांव वाले भी आ जाते हैं। अरे वाह वाह रामू भाई, आज तो मजा ही आ गया। आखिरकार हमारे गांव में भी ये कसरत की मशीनें लगने वाली हैं। तुम सब के सब मरोगे। ये जमीन उसकी है, ये जमीन उसकी है। यहाँ वो रहती है। अरे कौन रहती है ये तो बोल। तुझे दिखाई नहीं देता? यहाँ कोई नहीं रहता। अरे साहब, आप इस पागल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये तो अनाप शनाप बकता रहता है। आप अपना काम कीजिए। फिर वे लोग उस जगह पर मशीनें लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर इतना बोलकर भोलू अपने घर चला जाता है। अरे रीमा, तुम्हें पता है, बरगद के पेड़ के पास उस खाली पड़ी जगह पर सरकार ने कसरत करने की मशीनें लगाई हैं। अब से मैं रोज सुबह शाम वहाँ कसरत करने जाऊंगा। अरे नहीं, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्या आप जानते नहीं है कि वहाँ वो रहती है? क्या रीमा, तुम भी गांव वालों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करती हो? नहीं जी, कुछ गांव वालों ने आज भी उस बुढ़िया की आत्मा को उस जगह पर टहलते हुए देखा है। मैं आपको वहाँ कसरत करने नहीं जाने दूंगी। फिर रात होने पर अचानक से मशीनों के चलने की आवाजें आने लगती हैं। तभी रीमा की नींद खुलती है। फिर रीमा खिड़की से झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मशीन अपने आप चल रही होती है। सभी गांव वाले इस नजारे को छुप छुप कर देख रहे होते हैं। अजी सुनिए, जल्दी यहाँ आइए ना। देखिए, आपको मुझ पर विश्वास नहीं था ना? अब अपनी आंखों से देख लीजिए। फिर भोलू खिड़की के पास जाता है और मशीनों को खुद ब खुद चलता देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? ये मशीनें खुद ब खुद कैसे चल सकती हैं? जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, उस जमीन पर उस बुढ़िया की आत्मा रहती है। फिर एक गांव वाला भागकर जाता है और सरपंच को इस बारे में बताता है। फिर सरपंच कुछ गांव वालों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और वे लोग दूर पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब देखने लगते हैं। अरे मर गए रे सरपंच जी, यहाँ तो सच में किसी आत्मा का वास है। हमें इसका कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब लोग हमारे गांव को एक श्रापित गांव समझ लेंगे। क्यों, तुम सब मुझे पागल समझते थे ना? क्यों, अब क्या हुआ? हा? क्या हुआ? अब अपनी आंखों से देख लो, यहाँ कोई है। ए पागल, चुप हो जा, शोर मचाना बंद कर। अगर उस चुड़ैल को हमारी मौजूदगी का पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सरपंच जी, मुझे तो लगता है यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है। हो सकता है मशीन हवा के कारण हिल रही हो। मैं अभी जाकर इसे रोक देता हूँ। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए जो खुद मौत के मुंह में जाना चाहते हो? फिर भीमा उन मशीनों की ओर बढ़ने लगता है और वहां पहुंचकर मशीन को अपने हाथ से रोक देता है। देखो गांव वालों, यहाँ कोई नहीं है। ये मशीन सिर्फ हवा से हिल रही थी। तभी जिस हाथ से भीमा उस मशीन को रोकता है, उसका वो हाथ कट कर जमीन पर गिर जाता है। अरे मेरा तो हाथ ही कट गया। फिर भीमा वहीं जमीन पर गिर
हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे सरपंच जी, हमें भीमा की मदद करनी होगी, नहीं तो वो आज जिंदा नहीं बचेगा। अरे अरे मर गया रे। अरे गांव वालों, मेरी मदद करो। फिर कुछ गांव वाले भागकर वहां जाते हैं और भीमा को वहां से उठाकर वहां से भाग जाते हैं। अरे भागो रे, आए रे। फिर उनके वहां से जाने के बाद वो मशीन फिर से चलने लगती है। फिर अगला दिन होने पर भीमा के हाथ कटने की बात सब जगह फैल जाती है। सरपंच ठेकेदार को फोन करता है और मशीनों को वहां से हटाने की बात कहता है, लेकिन ठेकेदार सरकारी काम का हवाला देते हुए मशीनें हटाने से मना कर देता है। अब हमें ही कुछ करना होगा। एक काम करो, चलो उस पागल के पास चलते हैं। उसी ने सबसे पहले उस बुढ़िया चुड़ैल की आत्मा के बारे में बताया था, वो जरूर उसका राज जानता होगा। फिर सब गांव वाले उस पागल के पास जाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। अरे भाई, अब तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी। तुम ही ने उस चुड़ैल के बारे में सबसे पहले गांव वालों को बताया था। तुम हमें बताओ कि तुम उस चुड़ैल के बारे में क्या जानते हो? ये कोई चुड़ैल नहीं है, ये मेरी दादी है। हाँ हाँ, कुछ साल पहले अपनी दादी के साथ यहाँ से गुजर रहा था। तभी इस गांव के एक बदमाश ने हमें रोक लिया और हमसे लूटपाट करने लगा, और विरोध करने पर हम पर हमला कर दिया। उसने मेरी दादी की चाकू मारकर हत्या कर दी और मैं बेहोश हो गया। उस दिन से मेरी दादी इसी जगह पर रहती है। अगर उस आदमी को तुम्हारे सामने पेश किया जाए तो तुम उसे पहचान लोगे? हाँ, उसकी शक्ल तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। फिर सरपंच गांव के कुछ बदमाशों को पकड़कर उसके सामने लाता है और वो झट से लल्लन को पहचान जाता है। यही है वो जिसने मेरी दादी को जान से मार डाला। अरे नहीं नहीं गांव वालों, तुम भी इस पागल की बातों पर विश्वास कर रहे हो। मैंने किसी को नहीं मारा। ठीक है, अगर तुमने किसी को नहीं मारा तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज रात दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर गांव वाले मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे मशीन के साथ बांध देते हैं। अरे कमबख्तो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। सभी गांव वाले वहीं एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। अरे यार, ये मैं कहाँ फंस गया? तभी लल्लन के सामने वाली मशीन खुद ब खुद चलने लगती है। ये देखकर वो घबरा जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये मशीन खुद ब खुद कैसे चल रही है? अरे नास मिटो, कहाँ छुप कर बैठे हो? ये मुझे कहाँ बांध कर चले गए? तभी उसे गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। वो घबरा जाता है। गांव वाले भी छुप छुप कर ये नजारा देखते रहते हैं। तभी एक मशीन अपने आप रुक जाती है और एक बुढ़िया चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। अरे नहीं, ये तो वही बुढ़िया है जो मेरे हाथों मर गई थी। लेकिन ये जिंदा कैसे हो सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे गांव वालों, मेरी मदद करो, बचाओ। अरे कमबख्तो, जल्दी आओ, नहीं तो ये बुढ़िया मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे उस बुढ़िया चुड़ैल को देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन सब के सब पेड़ के पीछे छिपे रहते हैं। अरे पागल भाई, क्या यही तुम्हारी दादी है जो चुड़ैल बन गई है? हाँ भाई, यही मेरी दादी है। मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? फिर वो बुढ़िया चुड़ैल सीधा लल्लन की ओर बढ़ती है और उसे गर्दन से पकड़ लेती है और उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देती है और गुस्से में जोर जोर से गुर्राने लगती है। अरे पागल भाई, मुझे लगता है अब तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। शायद तुम ही इस चुड़ैल को शांत कर सकते हो। क्या पता तुम्हारी दादी तुम्हें पहचान ले। फिर वो पागल भागता हुआ वहाँ जाता है। बस दादी, बस अब शांत हो जाओ। हमारा बदला पूरा हो चुका है। आपने इसे इसके किए की सजा दे दी है। अब आप इस जगह को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओ। फिर अपने पोते की बात सुनकर वो बुढ़िया वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।
एक गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहता था। उसके घर में उसके साथ उसकी माँ, उसकी पत्नी रीना और बेटा राहुल थे। मनोज की माँ को रीना बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक गरीब घर से आई थी। मनोज की माँ तो शीला नाम की एक लड़की से मनोज की शादी करवाना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत अमीर थी। एक दिन मनोज की माँ रीना के पास जाती है और उसे बोलती है, मैं तो अपनी बहू से बहुत दुखी हूँ, वो मेरे मन को बिल्कुल नहीं भाती, तो क्यों मनोज की शादी मुझसे नहीं करवाई? कैसे करवाती? तुझे तो सब पता है कि उसने अपनी पसंद से शादी जो की है, तो उसको कैसे भी करके मार डालो। उसके मरने के बाद उस घर में मैं आ जाऊंगी और मैं खूब सारा दहेज भी लाऊंगी। इतना सुनते ही मनोज की माँ की तो आंखें चमक जाती हैं। एक दिन जब रीना घर में अकेली होती है तो शीला और मनोज की माँ रीना को पकड़कर उसका मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद वो उसी के लंबे बालों से उसका गला दबाकर उसे मार डालते हैं। मारने के बाद वो आंगन के कुएं में उसे फेंक देते हैं। उसके बाद मनोज की माँ चारों तरफ हल्ला मचा देती है कि उसकी बहू पानी भरते टाइम कुएं में गिर गई। मनोज और राहुल को इस बात का बड़ा सदमा लगता है। माँ के मरने के गम में राहुल बिल्कुल चुप रहने लगता है और हर वक्त अपने कमरे में अकेला बैठा रहता है। राहुल बेटा, राहुल चल खाना खा ले, ऐसे कब तक चुपचाप रहेगा? मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ के हाथों का ही खाना खाना है। चिंता मत कर बेटे, तुझे तेरी माँ का प्यार जरूर मिलेगा। थोड़े दिन बाद मनोज की माँ मौका देखते ही मनोज की शादी शीला से करवा देती है और फिर कुछ दिनों के लिए मनोज के चाचा चाची के पास रहने चली जाती है। शीला राहुल को मनोज के सामने खूब प्यार करती थी, पर पीछे से उसे हमेशा डांटती थी। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाने को कुछ दे दो। शीला, जल्दी राहुल को पोहा बनाकर दे दो, उसे भूख लग रही है, पोहा इसे बहुत पसंद है। शीला रसोई में पोहा बनाने लगती है, पर उसे राहुल के ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि शीला उसी वक्त सोने जा रही होती है। अच्छा भला सोने जा रही थी और इस मनहूस ने मुझे रसोई में लगा दिया, इसे तो मैं बाद में बताऊंगी। शीला पोहा बनाकर राहुल को दे देती है और गुस्से में सोने चली जाती है। अगले दिन जब मनोज कुछ दिन के लिए शहर चला जाता है, तब शीला रसोई में जाती है। मिर्च भर भर कर राहुल के लिए पोहा बनाती है। उसके बाद वो पोहा लेकर राहुल के पास जाती है। राहुल मेरे बच्चे, ले बेटा पोहा खा ले, तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ माँ। पोहा मुंह में जाते ही राहुल का मुंह आग की तरह जलने लगता है। पानी, पानी, माँ मुझे पानी दे दो। इसमें तो बहुत मिर्च है। अब आया ना मजा? कल तूने मेरी नींद खराब कर दी इस पोहे के चक्कर में, अब तू पोहा खाना भूल ही जाएगा। माँ, मैं कभी आपसे पोहा नहीं मांगूंगा। माँ, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, पर बस आप मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, मैं मर जाऊंगा। माँ मुझे जल्दी पानी दे दो, पानी दे दो, पानी। मैं क्यों दूं पानी? जाकर खुद ले ले। राहुल जाकर पानी लेने लगता है, पर शीला मटके में हाथ मारकर सारा पानी ही लुढ़का देती है। वो इधर उधर पूरे घर में पानी ढूंढता है, पर शीला उसे कहीं पानी पीने नहीं देती और सब जगह का पानी लुढ़का देती है। बेचारा राहुल जल्दी से बाहर के आंगन में से कुएं से पानी भरने के लिए भागता है, तो शीला कुएं की रस्सी ही काट देती है। तेरी ऐसी हालत देखकर मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है। अब यहाँ पड़ा पड़ा ऐसे ही तड़पता रहे, मैं तो चली आराम करने। शीला तो वहाँ से चली जाती है और राहुल जमीन में इधर उधर लौटने लगता है। राहुल की आंखें और मुंह मिर्च से लाल हो चुकी होती हैं और उसका गला धीरे धीरे सूखने लगता है। राहुल वहीं पड़ा पड़ा बेहोशी की हालत में आ जाता है कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। उसके इतने लंबे लंबे बाल होते हैं कि वो सांप की तरह हवा में यहाँ से वहाँ लहराने लगते हैं। चुड़ैल राहुल की तरफ देखती है तो वो बेहोशी में भी पानी पानी बोल रहा होता है। चुड़ैल अपने बालों को एक इशारा करती है कि तभी उसके बाल उड़ते हुए बाल्टी की तरफ जाते हैं और बाल्टी को बांध देते हैं। उसके बाद वो बाल्टी को कुएं में डालती है और पानी भरकर बाहर निकाल लेती है। चुड़ैल अपने हाथों से राहुल को पानी पिलाती है, जिससे राहुल को होश आ जाता है और जब तक राहुल की आंख खुलती है वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे, अभी तो यहाँ कोई औरत थी जिसके लंबे लंबे बाल थे, पर वो औरत कौन थी? मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। राहुल सोचता ही रहता है और वो चुड़ैल अपने लंबे बाल लेकर शीला के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती है। वो खिड़की से अपने लंबे बाल अंदर डालती है और शीला को अपने बालों में लपेटकर जमीन पर पटकना शुरू कर देती है। शीला को समझ ही नहीं आता कि ये उसके साथ अचानक
बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। ये इतने लंबे बाल आखिर किसके हैं? कौन है यहाँ? मेरे सामने आओ। अगर उस बच्चे को तूने अब परेशान करने की कोशिश की तो तुझे पटक पटक कर मार डालूंगी, समझी? और हाँ, मनोज को इस बारे में बताने की सोचियो भी मत। मेरी नजर अब तुझ पर ही है। नहीं नहीं, अब मैं कभी राहुल को परेशान नहीं करूंगी और उसके पापा से भी कुछ नहीं कहूंगी। बस मुझे छोड़ दो। शीला चुड़ैल को छोड़ देती है। चुड़ैल के लंबे बाल हवा में लहराते हुए खिड़की के बाहर निकल जाते हैं और शीला देखती रह जाती है। वो जल्दी से खिड़की की तरफ भागकर देखती है तो उसे बस एक औरत जाती हुई दिखती है। कौन थी ये आखिर? ये कोई आम औरत तो नहीं है, ये जरूर कोई शैतानी औरत है। शीला इतना डर जाती है कि राहुल को उसके बाद कुछ नहीं कहती। कुछ दिन शीला बिल्कुल शांत रहती है, पर एक दिन मनोज की माँ उसके चाचा चाची के घर से वापस आ जाती है। अब आएगा मजा। अब ये राहुल को इतना दुखी करेंगी और मैं मजे से देखूंगी। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शीला, अरे ओ शीला, ये राहुल कहाँ है? वो तो बाहर खेलने गया है। इसे अभी वापस बुला और बोल दादी आई है। शीला राहुल को घर बुला लेती है। दादी, आप आ गई? तो क्या तूने क्या सोचा दादी कभी नहीं आएगी? मैं आ गई और अब तेरा बाहर जाना बंद, समझा? चल बैठकर मेरे पैर दबा। राहुल बेचारा पूरी रात बैठकर अपनी दादी के पैर दबाने लगता है। शीला दूर से सब देख रही होती है कि जो वो नहीं कर पा रही वो उसकी सास कर रही है। राहुल बेचारा थक जाता है और उसे नींद भी आने लगती है, पर जैसे ही वो पैर दबाना बंद करता है उसकी दादी उसे एक जोर से थप्पड़ मारकर जगा देती है। राहुल के साथ जब उसकी दादी ऐसा करती है तो चुड़ैल वापस वहाँ आ जाती है। शीला उस चुड़ैल को देखकर थर-थर कांपने लगती है। चुड़ैल अपनी लंबी चोटी घुमाती है और उसे दादी के पैर में लपेट देती है। अरे मर गई, अरे मर गई, अरे मेरे पैर इतनी जोर से क्यों दबा दिए? छोड़ इनको। आह! दादी उठकर देखती है तो उसके पैरों पर लंबे लंबे बाल लिपटे हुए होते हैं और उस दादी का पैर इतनी जोर से दबाते हैं कि उसकी हड्डी चूरा चूरा हो जाती है। अगर दोबारा राहुल से कोई काम करवाया तो जान से मार डालूंगी। चुड़ैल, अरे बाप रे, यहाँ तो चुड़ैल है। चुड़ैल इतना कहकर अपनी लंबी चोटी घुमाते हुए वहाँ से चली जाती है। सब उसे देखते ही रह जाते हैं। चुड़ैल के जाने के बाद शीला वहाँ आकर सारी बात अपनी सास को बताती है कि उसके साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था, पर किसी का चेहरा नहीं देख पाई थी। तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? देख, मेरी हड्डी तोड़ दी उस चुड़ैल ने, और वो यहाँ क्यों आई? ये सब छोड़ो और कल हम तांत्रिक के पास चलते हैं, वो ही इसका कुछ कर सकता है। अगले दिन सास बहू एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उनकी बात सुनने के बाद उनको एक उपाय बताता है। कैसे भी करके तुम्हें उस चुड़ैल को अमावस की रात वापस बुलाना होगा और ठीक 12 बजे उसके बाल काटने होंगे। ऐसा करने से वो मर जाएगी। उसकी ताकत उसके बालों में ही है। शीला और उसकी सास बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो अमावस की रात का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही अमावस की रात आती है वो राहुल को मारना पीटना शुरू कर देती हैं ताकि उस चुड़ैल को वहाँ बुला सके। चुड़ैल तुरंत वहाँ जाती है और गुस्से में लाल उनके सामने आ खड़ी होती है। मैंने कहा था ना कि राहुल को कुछ मत करना, लगता है तुम्हारी मौत आ गई है। चुड़ैल अपनी चोटी घुमाती है और दोनों को अपने बालों में लपेट लेती है। उसके बाद वो उन्हें तेज तेज हवा में घुमाने लगती है। जल्दी से कैंची निकाल और काट दे इसकी चोटी। हाँ दादी, बस अभी मैं इसका काम खत्म करती हूँ। शीला कैंची निकालती है और उस चुड़ैल की चोटी काटने ही लगती है कि इतने में वहाँ राहुल आ जाता है। माँ, अपनी चोटी बचाओ, ये तुम्हारे बाल काट देंगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। और देखो माँ, पापा भी आ गए। चुड़ैल राहुल की तरफ देखती है और फिर मनोज की तरफ देखती है। शीला उस चुड़ैल की चोटी काटने ही जा रही होती है कि वो चुड़ैल दोनों को पटक कर जमीन में फेंक देती है। मेरी चोटी काटने का तुम दोनों ने सोचा भी कैसे? एक बार मेरी जान लेकर तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? ये चुड़ैल क्या बोले जा रही है? अब बता सच की कैसे हुई थी मेरी मौत, वरना तुम दोनों को अभी के अभी मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ। वो ये शीला है ना, इसके बाप ने मुझे दहेज का लालच दिया था, इसलिए मैंने तुझे मार डाला ताकि मनोज की शादी इससे हो सके। पर ये मैंने अकेले नहीं किया, इस शीला ने भी तो इसमें मेरी पूरी मदद की थी। तुम दोनों ने मेरी बीवी को मार डाला और मेरे बच्चे को इतना परेशान किया। अगर राहुल मुझे फोन करके ये सब ना बताता तो मैं
सही वक्त पर नहीं पहुंच पाता। हमें माफ कर दो। चुप करो तुम दोनों, मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर। तुम जैसे लोगों की परछाई भी मैं उस पर पड़ने नहीं दूंगा। मनोज राहुल को अपने साथ शहर ले जाता है, पर जब भी राहुल के ऊपर कोई भी मुसीबत आती, उसकी माँ उसे हमेशा बचाने आ जाती।